आज दोस्तों हम लोग बिट्टू झा सर के इकोनॉमिक्स का क्लास के क्वेश्चन करने जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आइए करते हैं। चैप्टर का नाम है बैंकिंग एवं मौद्रिक नीति। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से मामले में भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंक को नियंत्रित करता है? कौन से मामले में? तो देखिए दोस्तों, बैंकिंग के जितना भी मामले हैं ना, उस सभी को कौन रिजर्व करता है? रिजर्व बैंक। ठीक है, इस प्रकार हम सभी आंसर मार सकते हैं और पढ़ भी लेते हैं। परिसंपत्तियों की तरलता, ये भी होगा। साख विस्तार, ये भी आरबीआई का काम है। बैंकों का विलय कौन करता है? आरबीआई। बैंकों का समापन कौन कर सकता है? आरबीआई के द्वारा ही सब किया जाता है दोस्तों। इस प्रकार डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण परिवार को निम्नलिखित में से कौन सीधी ऋण सुविधा प्रदान करता है? तो देखिए, ग्रामीणों को लाभ पहुंचाने के लिए या फिर ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना हुआ था। तो इस प्रकार ये तो करता है, लेकिन कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक अर्थात नाबार्ड का बात हो रहा है। नाबार्ड तो ये सीधी तौर पर नहीं करता है दोस्तों, ये करता है लेकिन सीधी तौर पर नहीं करता है। ये आंसर नहीं होगा। अगला है भूमि विकास बैंक, ये भी करता है लेकिन सीधी तौर पर नहीं करता है। इस प्रकार हमारा आंसर होगा दोस्तों एक। तो हम लोग सुधार लेंगे इसको, एक आंसर हो जाएगा। कौन होगा? एक। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों कि किसी बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान के बीच अंतर यह है। अंतर क्या है ये हम लोग को जानना है। ठीक है, तो इसका आंसर तो बी होगा। चलिए पढ़ लेते हैं आखिर आंसर क्या होगा, बड़ा कर लेते हैं। चलिए कि बैंक अपने ग्राहकों की पूरी श्रृंखला के साथ वित्त संबंधी अनेक क्रियाकलापों में संलग्न होता है। ये सही बात है, पूरी क्रियाकलापों के साथ संबंध रहता है। जबकि गैर बैंकिंग को देखा जाए तो वित्तीय संस्थान का मुख्यतः बड़ी उद्योगों की आवधिक ऋण आवश्यकताओं से संबंधित है। ठीक है, गैर बैंकिंग संस्था जो है मुख्य रूप से बड़े उद्यमों की अवधि ऋण आवश्यकताओं से संबंधित है। ठीक है, इस प्रकार बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, खुले बाजार। खुले बाजार की क्रियाएं क्या हैं? 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका भी आंसर बी होगा। आइए पढ़ते हैं क्या होता है कि एक मौद्रिक उपाय है। खुले बाजार की क्रियाएं क्या है? एक मौद्रिक उपाय है जिसका संबंध अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करना है। जी हाँ दोस्तों, मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य खुले बाजार की क्रियाएं करता है। अगला क्वेश्चन है, खुले बाजार की क्रियाएं साख नियंत्रण में अप्रभावी होगी यदि, मतलब किस स्थिति में खुले बाजार की क्रियाएं जो हैं साख को नियंत्रण करने में प्रभावी सिद्ध होती हैं। आइए देखते हैं। तो 5 नंबर का आंसर सी होगा, अर्थात दोनों सही हैं। आइए पढ़ लेते हैं क्या सही है कि व्यापारिक बैंक अपने कोष के आधार पर, जितना भी व्यापारिक बैंक है जैसे पीएनबी, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब बैंक जो है ना अपने कोष के आधार पर साख का विस्तार एवं संकुचन करने लगे तो खुले बाजार की क्रिया क्या हो जाएगी? अप्रभावी हो जाएगी। दूसरा है कि व्यापारिक बैंक अपने नगद कोष के परिवर्तन के साथ साख का विस्तार अथवा संकुचन नहीं करते हैं तो भी खुले बाजार की क्रिया क्या हो जाएगी? अप्रभावी होगी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सत्य है, यानी कि सत्य को चुनना है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का पहला ही सत्य होगा। क्या है देख लेते हैं। केंद्रीय बैंक बैंक दर
और व्यापारिक बैंक बाजार दर निर्धारित करता है। यानी कि बाजार दर को कौन निर्धारित करता है? तो केंद्रीय बैंक, ठीक है, सॉरी, केंद्रीय बैंक जो है ना, बैंक दर को, और व्यापारिक बैंक बाजार दर को निर्धारित करता है। ये बात सही है कि बैंक दर को कौन नियंत्रित करता है? केंद्रीय बैंक, ठीक है ना। बैंक दर के माध्यम से दीर्घकालीन ऋण जो है ना व्यापारी बैंक को मतलब उपलब्ध कराता है। और व्यापारिक बैंक को देखा जाए तो व्यक्तिगत रूप से सभी व्यक्तियों को मतलब ऋण उपलब्ध करता है बाजार दर पर, ठीक है। इस प्रकार ये कथन सही है। अगला क्वेश्चन है खुले बाजार की क्रियाओं से अभिप्राय। देखिए 7 नंबर खुले बाजार की क्रिया से क्या अभिप्राय है? तो 7 नंबर का आंसर होगा ए दोस्तों। तो प्रतिभूतियों का खुले बाजार में क्रय विक्रय, यानी कि जितना भी प्रतिभूतियाँ हैं उसके खुले बाजार में क्रय विक्रय के कार्य ही खुले बाजार की क्रिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जब केंद्रीय बैंक खुले बाजार में प्रतिभूतियाँ बेचता है तो इससे संभव है कि क्या होता है? जब केंद्रीय बैंक खुले बाजार में प्रतिभूति बेचेगा, समझिए दोस्तों, जब प्रतिभूति को बेचेगा हैं तो व्यक्तियों से मतलब पैसा उसके पास आएगा। अब पैसा आएगा तो बाजार में तरलता क्या हो जाएगा? घट जाएगा, ठीक। दर जो है बढ़ जाएगा। तो वही होगा कि तरलता क्या हो जाएगा? कम, और दर भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सी नंबर आंसर 8 के क्या हो जाएगा? सी। 9 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा सिद्धांत केंद्रीय बैंक के निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? केंद्रीय बैंक के निर्देशक सिद्धांत में कौन सम्मिलित नहीं है? तो देखिए कौन कार्य नहीं करता है। देखिए केंद्रीय बैंक जो है जनता से प्रत्यक्ष बैंकिंग क्रिया करता है? नहीं करता है दोस्तों, यही पर है नहीं। जनता से बैंकिंग क्रिया का काम कौन करता है? तो वाणिज्य बैंक करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है कि शाख नियंत्रण के उद्देश्यों में सम्मिलित है। मतलब शाख नियंत्रण के क्या उद्देश्य हैं, उसमें कौन कौन सा शामिल है? तो देखिए विनिमय दरों में स्थिरता, कीमत स्तर में स्थिरता, आय एवं रोजगार की उच्च स्तर पर स्थिरता। तो 10 का क्या हो जाएगा? डी। ये सभी काम करता है, शाख नियंत्रण के उद्देश्य से ही किया जाता है। विनिमय दर में स्थिर कर दिया जाए, कीमत में स्थिरता कर दिया जाए, आय एवं रोजगार की उच्च स्तर में स्थिरता की जाए, ये सब शाख नियंत्रण के उद्देश्य से ही किया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि गुणात्मक शाख नियंत्रण अधिक प्रभावी होता है कब? तो 11 का ए हो जाएगा। तो अस्फीतिक दशाओं को रोकने में गुणात्मक शाख नियंत्रण अधिक प्रभावी कब होता है? तो अस्फीतिक दशाओं को रोकने में। दो नंबर क्वेश्चन है कि भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान से तात्पर्य कि ऋण देने से है। किसको ऋण देने से है? किसको ऋण देने से है? तो देखिए तो प्राथमिक क्षेत्र में ऋण दान किसको किया जाता है? तो कृषक को किया जाता है। लघु यानी कि छोटे उद्यमों को भी करता है, और दुर्लभ वर्ग यानी सभी को करता है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि बैंक दर में वृद्धि समानतः इस बात को संकेत है किसको? यानी कि केंद्रीय बैंक जो है महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है, इसका मतलब यही हो जाएगा। 14 नंबर है मौद्रिक नीति नियंत्रित करता है कैसे? तो केवल मांग प्रेरित मुद्रा प्रसार को, केवल लागत प्रेरित यानी मांग हो चाहे लागत हो, दोनों को नियंत्रित करता है। मौद्रिक नीति नियंत्रित करता है, सी हो जाएगा। 15 बैंक दर के बढ़ने से क्या होता है? पहले तो जान लेते हैं कि बैंक दर है क्या। बैंक दर वो है जिस दर पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंक को दीर्घकालीन ऋण देता है। तब बैंक दर के बढ़ने का मतलब है यानी कि शाख का संकुचन हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 15 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए संकुचन होता है। कौन सी विधि गुणात्मक नियंत्रण की परिधि में नहीं आता है? तो 16 का हो जाएगा बी खुले बाजार की क्रिया है।
जो खुले बाजार की क्रियाएं हैं विधि गुणात्मक में नहीं आता है, मानक गुणात्मक आता है, विधि गुणात्मक में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है कि साख निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया में हम निम्नलिखित पक्षों को सम्मिलित करते हैं। किसको? साख निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया में हम किसको नियंत्रित करते हैं? तो 17 का हो जाएगा डी, सभी को। मौद्रिक संस्थान अथवा केंद्रीय बैंक को, बैंकिंग पद्धति अथवा अर्थव्यवस्था के बैंक को, जमा करने वाले तथा उधार लेने वाले व्यक्ति को, सभी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संवैधानिक तरलता अनुपात को बढ़ने का निम्न में से क्या अभिप्राय है? तो 18 का हो जाए ए, यानी कि बैंकों की साख सृजन क्षमता कम होगी। यानी कि रिजर्व बैंक द्वारा संवैधानिक तरलता अनुपात को बढ़ने में से क्या अभिप्राय है? बैंकों की साख सृजन की क्षमता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। 18 19 देख लेते हैं। 19 का मिलान करना है दोस्तों। तो देखिए, दामोदर समिति बैंकिंग सेवा सुधार से है, सही बात है। वैद्यनाथ समिति बैंकिंग से सुधार, बैंक में मानव संसाधन के दक्षता में सुधार से, ये गलत है। इसके बाद नाचिकेता मोड़ समिति जो है देश में प्रत्येक नागरिक को मतलब वित्तीय व्यवस्था से जोड़ता है, नहीं ये बैंकिंग से संबंधित है, तो ये भी गलत हो गया। इनमें छटना था, क्या छटना था दोस्तों? देख लेते हैं। सुमिलित नहीं है, यानी गलत को छटना है, तो 2 और 3 गलत हो गया। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नगद आरक्षण अनुपात को बढ़ने पर, CRR, नगद आरक्षण अनुपात को बढ़ने पर निम्न में से क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए 20 का हो जाएगा बी, यदि मुद्रा आपूर्ति घट जाएगी, मुद्रा की जो लोगों को आपूर्ति करता है वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगला है 21, निम्नलिखित तरल परिसंपत्तियों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो देखिए ये बोल रहा है कि उपरोक्त परिसंपत्तियों को तरलता के घटते हुए, माने तरलता के घटते हुए में, यानी कि सबसे तरल कौन है? तो करेंसी। सबसे तरल कौन है? करेंसी। देखिए यहाँ पर, तो सबसे तरल कौन है? करेंसी हुआ। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा दोस्तों आपका बैंकों के पास मांग जमा। इसके बाद कौन आ जाएगा? पहले तो ये 4 आ जाएगा इसके बाद बैंकों के पास मांग जमा, ये आ जाएगा। इसके बाद बैंकों के पास बचत जमा, बैंकों के पास सावधि जमा, यानी 4 1 3 2, डी आंसर हो जाएगा। अगला है 22 नंबर, भारत में कौन कथन नाचिकेता मोड़ समिति की सिफारिश में शामिल नहीं है? तो देखिए, उपभोक्ता मूल्य आधारित महंगाई दर में से जमा पर ब्याज, ये सही है। उपभोक्ता मूल्य आधारित महंगाई दर में जमा पर ब्याज, ये सही है। किसी भी क्षेत्र में, ये काट दीजिएगा, किसी भी क्षेत्र में 10 मिनट की पैदल दूरी पर बैंक हो, ये नहीं कहा था। NBFC को बैंकों के एजेंसी के रूप में काम करने अनुमति हो, ये सही था। तो निम्न से मोड़ समिति में नहीं था, तो इसमें नहीं था, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। 23 हो जाएगा कि वैधानिक तरलता अनुपात SLR, वैधानिक तरलता अनुपात जो होता है SLR को कहते हैं, SLR को कहते हैं, यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में वृद्धि का होता है, माने वृद्धि हुआ तो क्या होगा? तो 23 का हो जाएगा बैंकों के पास कम नकदी रहेगा। ठीक, चूँकि रखना होता है नकद का मतलब कि देने के लिए उपलब्ध हो। सरकार को अधिक संसाधन की प्राप्ति, सरकार को अधिक संसाधन मिलेगा, क्योंकि उस पर अधिकार किसका होता है? सरकार का, SLR पर। बैंकों की लाभदायकता में कमी, बैंकों को लाभ कम होगा, बैंकों क्या होगा? लाभ कम होगा। ये सभी बात सही है।
24 है कि साख रहित क्षेत्रों में व्यवसायिक संबद्धताओं यानी कि बैंक साथी की सेवाओं द्वारा लाभार्थियों को कौन सी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो 24 का हो जाएगा दोस्तों सी। देखिए कौन होता है, कौन होता है। देखिए, यह लाभार्थियों को अपने गांव में अपने सहायक और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करने योग्य बनाती हैं। यह ग्रामीण क्षेत्र में लाभार्थियों को धन राशि जमा करने एवं आहरण करने योग्य बनाती हैं। यानी कि दोनों सही हैं दोस्तों, दोनों सही हैं। ये किसका बात हो रहा है कि ग्रामीण बैंक का बात हो रहा है, नहीं सॉरी, ये जो सहायक कस्टमर खोला जाता है ना, जैसे स्टेट बैंक का सहायक शाखा जो कोई मिनी ब्रांच जो खोला जाता है उसके बारे में बात हो रहा है। तो दोनों सही हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है रेपो दर वह दर है जिस पर क्या होता है। तो रेपो दर वह दर है जिस पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है। ठीक है, तो 25 का हो जाएगा सी। देखिए, भारतीय रिजर्व अन्य बैंकों को ऋण देता है, ये भी याद रखिएगा कि अल्पकालीन ऋण देता है। ठीक है, सी आंसर। केंद्रीय बैंक शाख निर्माण किस प्रकार करता है। जितना भी केंद्रीय बैंक हैं यानी कि जितना भी क्या एक गोहिले हैं, केंद्रीय बैंक शाख का निर्माण कैसे करता है। तो 26 को हो जाएगा एक, कागजी मुद्रा निर्गम करके। यानी कि देखिए ये क्या करता है, कागजी मुद्रा को छाप कर ठीक अपने शाख का निर्माण करता है। अब वहीं व्यापारिक बैंक बोलेंगे तो वो लोन देकर, कैसे लोन देकर अपने बचत राशि को, जमा राशि को, व्यक्तियों द्वारा जमा की गई राशि को लोन देकर करता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर 27 नंबर क्वेश्चन है कि शाख निर्माण का आधार है। शाख निर्माण का क्या आधार है। तो देखिए, केंद्रीय बैंक में जनता की प्राथमिक जमाएं, इसके बाद व्यापारिक बैंक में जनता की प्राथमिक, हाँ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। केंद्रीय बैंक तो नोट छाप कर करता है शाख का निर्माण, तो वो तो होगा नहीं, जमा से नहीं होता है, वो नोट छपता है। अब व्यापारिक बैंक जनता की प्राथमिक जो जमा है ना, उससे ही अपना शाख का विस्तार करता है, कैसे लोन देकर, कैसे लोन देकर। ठीक है, बी हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि शाख नियंत्रण की कौन सी नीति अर्थव्यवस्था में शाख की मांग को अधिक प्रभावी बनाता है। तीनों, शाख नियंत्रण कौन सी नीति अर्थव्यवस्था में शाख की मांग को अधिक प्रभावी बनाता है। तो 28 का हो जाएगा एक, बैंक दर अधिक प्रभावी बनाता है। यानी कि बैंक दर यदि बढ़ा, ठीक है, तो लोगों के पास कम मुद्रा जाएगी। 29, अनुसूचित बैंक से अभिप्राय उन बैंकों से हैं, किससे हैं दोस्तों, अनुसूचित बैंक का अभिप्राय किस बैंकों से है। तो 29 का हो जाएगा आपका डी, जिनका नाम रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, उसी को अनुसूचित बैंक कहते हैं। निम्नलिखित में से वह बैंक कौन सा है जिसका नाम एक नदी के नाम पर है। तो वारदा ग्रामीण बैंक। अगला है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक आरक्षित आवश्यकताओं के उद्देश्य हैं। कौन है दोस्तों। तो इसका हो जाएगा आपका डी हो जाएगा इसका। चलिए देख लेते हैं, यानी कि सभी हो जाएगा। चलिए पढ़ लेते हैं। पहला बोल रहा है, यानी कि क्वेश्चन तो है संवैधानिक आरक्षित आवश्यकता का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य क्या है। तो केंद्रीय बैंक को बैंकों द्वारा निर्मित की जा सकने वाली अग्रिम राशियों पर नियंत्रण रखने में सक्षम प्रदान करता है, संवैधानिक आरक्षित आवश्यकता है। ठीक है, बैंकों में जनता की जमा राशियों को सुरक्षित एवं तरल रखता है। बैंकों में जनता की जमा राशि को सुरक्षित एवं सरल रखता है। 3 नंबर है कि व्यावसायिक बैंकों को अत्यधिक लाभ कमाने से रोकता है। जितने भी व्यावसायिक बैंक हैं उसको रोकता है। बैंकों को दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त कुष्ठ नकदी यानी कि वाल्ट कैश रखने को
बाध्य करता है, तो डी हो जाएगा, सभी सही है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय महिला बैंक की स्थापना पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के 98वें जन्म दिवस पर हुआ था। ये गलत है, ठीक है। ये पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये नहीं है चुनना है, ठीक ना। तो ये पहला जो है सही है आपका, ये सही है। अगला है महिला सशक्तिकरण, भारत का सशक्तिकरण इस बैंक की पंच लाइन है, ये गलत है। इसके बाद इस बैंक की शुरुआत 100 करोड़ की पूंजी से हुआ था, ये गलत है। इस प्रकार आपका आंसर डी हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। तो 33 का आपका आंसर हो जाएगा सी, 1, 2, 4। पहला है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन आयोग की अनुशंसा पर 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। हाँ, आयोग पूछे तो हिल्टन, बाई डेट ईस्वी पूछे तो 1 अप्रैल 1935। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था, ये भी सही है। यह 1 रुपये तथा छोटे सिक्कों को जारी करता है, नहीं 1 रुपये के नोट हो चाहे सिक्का हो, इसको वित्त मंत्रालय जारी करता है, ठीक है। तो ये गलत हो गया। अगला है यह भारत सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है। हाँ, करता है, आरबीआई एजेंट के रूप में काम करता है। इस प्रकार आपका आंसर सी हो जाएगा। अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सभी सही है। वाणिज्य बैंक रिजर्व बैंक के पास अपनी जमा संचित रखता है। हाँ, जितना भी वाणिज्य बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसा होता है ना, तो वो रिजर्व बैंक के पास जमा रहता है ताकि उस पर ब्याज मिले। आवश्यकता पड़ने पर रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंक को ऋण देता है। हाँ, अगला बात है रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंक को मौद्रिक विषय पर परामर्श भी देता है। हाँ, तभी तो बैंकों का बैंक कहा जाता है आरबीआई को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसके में से मुद्रा निर्गम करता है, माने किस रूप में? तो 35 का आपका हो जाएगा दोस्तों डी, स्वर्ण के रूप में भी करता है, विदेशी प्रतिभूतियों के रूप में भी माने अपने पास रखता है, स्वर्ण के रूप में रखता है, विदेशी प्रतिभूति यानी मुद्रा के रूप में रखता है, भारत सरकार की प्रतिभूति के रूप में रखता है। ये सभी हो जाएगा। मुद्रा नोट छपता है कैसे? तो यही 3 गो के रूप में छपता है। 36 का आंसर हो जाएगा सी दोस्तों। क्वेश्चन है कि भारत जैसे विकासशील देशों में मौद्रिक नीति व्यापक निम्नलिखित में से किन कारणों से सीमित होता है, किस कारण से? तो 36 का हो जाएगा दोस्तों आपका सी हो जाएगा, सी। कैसे? तब अब विकासशील देश में मुद्रा बाजार असंगठित है। हाँ, इसलिए केंद्रीय बैंक का मुद्रा प्रबंधन व्यापक नहीं होता है, ये भी सही है। फिर इसके बाद इन देशों में मुद्रा आपूर्ति बहुत कम अंश की होती है, ये भी सही है, ठीक है। इसके बाद इन देशों की सरकारें विकास की बजटीय नीति के रूप में हर बार घाटे की वित्त व्यवस्था का आश्रय देते हैं, ये सही नहीं है। इसके बाद इन देशों में विशाल अमौद्रिक क्षेत्र होने के कारण केंद्रीय बैंकों द्वारा मौद्रिक नीति के अंतर्गत की गई पहले प्रभावी सिद्ध नहीं हो पाता है, ये भी सही है, सी हो जाएगा। चलिए अगला 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निम्नलिखित आयामों में से किसके परिणाम से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है?
तो इसका आंसर हो जाएगा 37 का डी हो जाएगा दोस्तों, डी सभी होगा। रिजर्व बैंक द्वारा लोगों से सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय, रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर में कमी या रिजर्व बैंक द्वारा प्रचलन के लिए और अधिक मुद्रा की छपाई। अंतिम है रिजर्व बैंक द्वारा CRR में कमी। ये सभी है दोस्तों, मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि होता है। अगला है 38 नंबर क्वेश्चन है कि SLR के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। SLR, ठीक है। तो SLR के अंतर्गत वाणिज्य बैंक को RBI द्वारा निर्धारित अनुपात के बराबर अपने जमा का अपने पास नगदी रखना होता है। ये सही है। यह वित्तीय कंपनियों को न्यूनतम आरक्षित रखने के लिए बात करने की एक विधि है। सही बात है। इसके तहत म्यूचुअल फंड के लिए लाभांश के रूप में एक न्यूनतम राशि को घोषणा करती हैं। ये लगता है गलत है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद आपका RBI द्वारा अपनाई जाने वाली मौद्रिक नीति का एक अस्त्र है। ये भी सही है, डी होगा आंसर इसका, ठीक है। नौ नंबर क्वेश्चन है कि वाणिज्य बैंक द्वारा निम्नलिखित में कौन सा कार्य संपन्न किया जाता है, यानी वाणिज्य बैंक कौन सा कार्य करता है। तो देखिए 39 का बी होगा। यानी कि 1 2 3, चलिए देख लेते हैं। पहला है कि वाणिज्य बैंक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संपन्न किया जाता है। तो पहला है कि यह जनता से प्रत्यक्ष रूप से जमा स्वीकार करता है तथा ऋण प्रदान करता है, ठीक है। ये सही बात है। इसके बाद आपका ये है कि यह उद्योगों को विदेशी व्यापार के लिए ऋण की व्यवस्था करता है। उद्योगों को विदेशी व्यापार के लिए ऋण उपलब्ध कराता है, ठीक है। तीसरा है दोस्तों कि ये तार अंतरणों के माध्यम से क्रय शक्ति का अंतरण करता है। ये भी सही है, तो बी हो जाएगा आंसर। अगला है कि अब देखिए मिलान करना कि किसका स्थापना कब हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर डी होगा। 2 4 1 3 2 4 1 3। तो देखिए ये 2 के साथ जाएगा, तो इसका हो जाएगा 1894, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना को तो 1894 में, कमर्शियल बैंक का 1881 में, कमर्शियल बैंक का 1881 में, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का तो इसका हो जाएगा 1964 में, 1964 में। इसके बाद भारतीय स्टेट बैंक का 1955 में। इस प्रकार डी होगा आंसर दोस्तों। अगला है कि देश में स्थित 14 वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो देखिए 14 बैंकों का किया गया था 1969 में, और 6 बैंकों का बोला जाएगा तो 1980 में, ठीक है। इसके बाद सम्मिलित करना है इसको भी, देखिए तो 42 का हो जाएगा दोस्तों आपका डी, वही वाला है डी, 4 1 3 2। तो देखिए 4 1 3 2। तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक 1935 में, भारतीय आयात निर्यात बैंक 1882 में, 1982 में, स्टेट बैंक 1955 में। तो ये यहाँ पर स्टेट बैंक का 1988 दिया है, राष्ट्रीय आवास बैंक इसका 1955 दिया है, ठीक है। 4 2, देखिए सही बात है, इसका तो 2 भी किया है। ये 3 होगा, ये 2 होगा, ठीक न। तो स्टेट बैंक का हो जाएगा 1955 में, और राष्ट्रीय आवास बैंक का 1988 में। इस प्रकार डी आंसर होगा। वाणिज्य बैंक का दायित्व क्या का दायित्व है, तो 83 का डी हो जाएगा दोस्तों। देख लेते हैं। समय जमा, मांग जमा, प्रतिभूतियों का धारक, केंद्रीय बैंक से अग्रिम
ऐसा भी हो जाएगा डी। इसके बाद अगला है 44 नंबर कि वाणिज्य बैंकों की आधार श्रृंखला क्षमता निर्धारित होता है किससे? तो इसका हो जाएगा 1 और 2 सही है। पहला, जनता द्वारा बैंकिंग प्रणाली से नकदी आहरण है। दूसरा है वाणिज्य बैंक द्वारा अनुरक्षित नकदी आरक्षित अनुपात, दोनों हो जाएगा ए ऑप्शन। इसके बाद है निम्नलिखित को स्थापना के कालक्रम के अनुसार सजाए। ठीक है, भारत का औद्योगिक वित्त निगम, ठीक है, तो 1975 में। फिर इसके बाद ऋणदाता और निवेश निगम, ठीक है, 1969 में। इसके बाद भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, तो 1982 में। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई, ठीक ना, तो 1955 में। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 46 42, इसका 45 जो है ना, इसको डाउट में रखिए दोस्तों, ठीक है, डाउट में रखिए। 46 पर चलते हैं। नगद जमा अनुपात में कटौती के परिणाम स्वरूप क्या प्रभाव होता है? ठीक है, तो देखिए 46 का ए हो जाएगा 1 और 2। वाणिज्य बैंकों की ऋण प्रदान करने की क्षमता में वृद्धि और बैंकों को अधिक लाभ होना, ठीक है। नगद जमा अनुपात में कटौती के फलस्वरूप यही होता है ए। 47 है कि निम्नलिखित में से कौन से बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? तो ये तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 48 हुए। देखिए 48 में क्या करना है दोस्तों कि समाचार में प्राय आने वाला बेसल 3 समझौता या सरल शब्दों में बेसल 3 संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि बैंकिंग क्षेत्र के वित्तीय और आर्थिक दबावों का सामना करने की सामर्थ्य को उन्नत करने तथा जोखिम प्रबंधन को उन्नत करने का प्रयास है। ठीक है, यही हो जाएगा। निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचानें। तो 49 का हो जाएगा डी सही है। देखिए आईसीआईसी बैंक में सेवा देने वाले सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, ये गलत है, ठीक ना। बाकी सही है। गैर बैंकिंग कंपनियों द्वारा स्थापित एटीएम वाइट लेवल एटीएम कहलाता है, ये सही है। इसके बाद बैंक ओबुड्समैन योजना का प्रारंभ 1995 में शुरू हुआ था। इरडाई का मुख्यालय हैदराबाद में, ये सही है। बाकी डी नंबर गलत है, यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 50 नंबर क्वेश्चन। आरबीआई द्वारा शुरू की गई अपने ग्राहक को जानिए योजनाओं का उद्देश्य है, किससे हैं? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, बेहतर बैंकर ग्राहक संबंध स्थापित करना है, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद निम्न में से कौन निजी क्षेत्र के बैंक नहीं है? तो निजी क्षेत्र का बैंक कौन नहीं है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, जिसका अब हाल ही में स्टेट पीएनबी में मर्ज कर दिया गया है। इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक ना, निजी क्षेत्र का बैंक नहीं है। 52 नंबर है, इसका सी आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए बैंक दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों को उनके अल्पकालीन उधार देता है, और सत्य को छाटना है, ठीक ना। तो अल्पकालीन नहीं होगा, यहाँ दीर्घकालीन होता तो सही हो जाता। रेपो दर वह ब्याज दर है, ठीक है, रेपो दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके दीर्घकालीन उधार लेता नहीं है, देता है, ग्राहकों नहीं, वाणिज्य बैंक को, ठीक है। इस प्रकार सी हो जाएगा, दोनों गलत हैं। सीडीबी की स्थापना की गई, तो सीडीबी की स्थापना जो है लघु स्तरीय उद्योगों को वित्तीय प्रदान करने हेतु की गई थी। लघु स्तरीय जितना भी उद्योग है उसको वित्तीय प्रदान करने हेतु। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कार्य नहीं है? ठीक है, कौन सा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी होगा, डी होगा दोस्तों।
देखिए शर्तीय कृषि पुनर्वित्त निगम के कार्यों को लेना, यही गलत है, बाकी ये सही हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के संबंध में कि लघु एवं सीमित कृषकों को साख प्रदान करता है, ये सही है। इसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य लोगों को साख प्रदान करता है। अनुसूचित व्यापारिक बैंकों का पूरक होना, ये सब सही है। पचपन नंबर क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक संशोधन बिल 2014 से संबंधित सही कथनों पर चयन करें। तो 55 का हो जाएगा सी। इस अधिनियम में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की अधिकृत पूंजी की 2000 करोड़ तक बढ़ने का प्रावधान किया गया। हाँ सही है। इसमें अधिकृत पूंजी 1 करोड़ से कम ना करने का प्रावधान है, ये भी सही है, सी हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है किस समिति ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि के बीच के भेद को हटाए हुए कृषि और संबद्ध गतिविधियों का क्षेत्र प्राथमिकता प्राप्त करने के भीतर सम्मिश्रित होने की अनुशंसा की है। तो 56 का हो जाएगा सी। सी सही, सी नायर समिति, एमवी नायर समिति, ठीक है, सी हो जाएगा। 57 है कि जून बंधन बैंक के संबंध में, तो जून 2015 में आरबीआई ने माइक्रो संस्थान संबंध का पूर्ण वाणिज्य बैंक आरंभ करने की स्वीकृति दी। हाँ। इसके बाद 23 अगस्त 2015 को पश्चिम बंगाल में बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज ने बंधन बैंक का नाम पूर्ण बैंक शुरू कर दिया। हाँ, दोनों सही हैं। इसके बाद 58 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में व्यापारिक बैंक की देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण अंश है, कौन है? 58 का हो जाएगा बी, सावधि जमा। इसके बाद है निम्नलिखित में से किस बैंक में चीन में अपनी शाखा पहले खोला, किस बैंक ने? तो इसका हो जाएगा स्टेट बैंक, ठीक है। निम्नलिखित में कथनों में से नचिकेता मोड़ समिति की सिफारिशें नहीं थी, कौन नहीं थी दोस्तों? तो 60 का सी हो जाएगा, यानी कि 1 और 3, यानी कि 2000। हाँ सही चुनना है, वही तो बोले कौन सही है। तो 1 और 3 सही है। पहला है 1 जनवरी 2016 तक हर वयस्क का बैंक अकाउंट हो, ये सही है। गरीब एवं छोटे उद्यमियों को कर्ज के लिए नए पेमेंट बैंक खोले जाएंगे, ये भी सही है, अतः आंसर सी हो जाएगा। अगला है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी बैंक की विशेषता हैं। तो 61 का हो जाएगा डी, ये सभी हो जाएगा। पहला है इस व्यवसाय के तहत 3 तरह के कर्ज दिए जाएंगे, शिशु, किशोर और तरुण। इस योजना के तहत छोटे उद्यमियों को कम ब्याज दर पर 50-50 हज़ार से 10 लाख तक कर्ज दिए जाएंगे। इसके तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के तीनों उद्यमियों को प्राथमिकता पर कर दिए जाएंगे, ये भी सही है। 62 है कि पेमेंट बैंक की विशेषता है, क्या विशेषता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। खतर धारक 1 लाख तक धनराशि जमा कर सकते हैं। एटीएम डेबिट कार्ड में बैंक जारी करेंसी परंतु डेबिट कार्ड नहीं, ठीक है। इसके बाद बैंक ऋण नहीं दे सकती, ये सभी सही है। 63 जिला शाखा योजना बनाई गई, 63 के हो जाएगा ए, लीड बैंक के अंतर्गत। लीड बैंक का कार्य किया जाता है, तो 64 का हो जाएगा ए, स्टेट बैंक द्वारा। 65 जब से भारत में आर्थिक सुधार कार्यक्रम चलाए गए हैं तब से बैंकों के संवैधानिक तरलता अनुपात यानी कि SLR तथा नगद कोष यानी कि CRR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? तो 65 का हो जाएगा डी, 65 का हो जाएगा डी, दोनों SLR और CRR में कमी की गई, ठीक है। 1991 से जो कि 66 नरसिम्हा समिति का संबंध किससे है? तो इस 66 का हो जाएगा आपका सी, बैंकिंग संरचना सुधार से है। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य क्या है दोस्तों?
तो इसका हो जाएगा 67 का हो जाएगा सी, यानी कि 2 नंबर सभी नोट एवं सिक्के, सभी नोट एवं सिक्के वितरित करना। इसके बाद 3 हो जाएगा मौद्रिक नीति का निर्धारण करना। अब भारत सरकार के अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष की सदस्यता के अंतर्गत सरकारी एजेंट की भूमिका निभाना, ये सभी हैं, सी हो जाएगा। और सर निम्नलिखित समितियों में से किसने बैंकिंग क्षेत्र के सुधार के बारे में विचार कर सुझाव दिया? बैंकिंग क्षेत्र में कौन दिया? तो 68 को हो जाएगा डी, नरसिम्हा राव। इसके बाद अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक का संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 69 के हो जाएगा डी, सभी सही हैं। पहला, वह केंद्र सरकार का बैंकर है, सही बात है। वह मौद्रिक नीति बनाता है और लागू करता है, सही बात है। वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सिलसिले में सरकार के एजेंट के रूप में, ये भी सही है। भारत सरकार के ऋण दान कार्यक्रम को संचालित करता है, ये भी सही है, डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषिक शब्दावली उस क्रिया विधि को इंगित करती है जिसके माध्यम से वाणिज्य बैंक सरकार को उधार देता है? तो 70 का हो जाएगा आपका डी, 1 2 4, 1 2 4 सही है। पहला है शीर्ष, यह शीर्ष बैंक है, सही बात है। इसके बाद यह मुद्रा आपूर्ति को नियमित करता है, ये भी सही है। इसके बाद नाबार्ड के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है, ये भी सही है। इसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन है, भारत में नगद कोष अनुपात में वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से एक कथन सत्य हैं? ठीक है, नगद कोष अनुपात में वृद्धि तो क्या होगा? तो देखिए 72 का बी हो जाएगा, 72 का बी हो जाएगा। यह साख सृजन को कम करता है। 73, वाणिज्य बैंक में गैर निष्पादनीय परिसंपत्ति का अर्थ है। तो 73 का सी हो जाएगा दोस्तों, ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती है, तीनों गैर निष्पादन कहते हैं। 74 निम्न में से कौन से एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? कौन कार्य नहीं है दोस्तों? 74 का डी हो जाएगा, साख सृजन। रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है साख सृजन। इसके बाद अगला है 75, निम्न पर विचार कीजिए। 75 का हो जाएगा मतलब 75 का तो बी होगा, कैसे? तो देखिए ग्रामीण बैंक का 1975 में स्थापना हुआ था। इसके बाद अग्रिम बैंक का स्थापना हुआ था 1969 में। इसके बाद नाबार्ड का कब हुआ था? 1982 में। इसके बाद स्टेट बैंक का 1955 में। तो देखिए सबसे कम का है 1955। इसके बाद कौन है? इसके बाद 1969। इसके बाद कौन है? 1975 और एक से बाद 1982, बी हो जाएगा। 76, आरबीआई के मुख्यालय कहाँ है? तो आरबीआई का मुख्यालय की बात की जाए तो वो है आपका मुंबई में। भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? आरबीआई को, रिजर्व बैंक को। इसके बाद निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना शाखा नहीं खोलता है? किस बैंक में? तो रिजर्व बैंक में। 79, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की लेखा वर्ष की अवधि क्या है? तो 79 का हो जाएगा आपका बी, जुलाई से जून। जुलाई से जून, लेखा अवधि कब से कब है? जुलाई से जून। 80 हो जाएगा कि रिजर्व बैंक के नोट निर्गम विभाग के पास हर समय कम से कम कितना स्वर्ण कोष रहना चाहिए? तो स्वर्ण कोष बोले तो 115, बी हो जाएगा। 80 का बी हो जाएगा। 81, इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष? तो 1921, बी नंबर। 82, 10 रुपये के नोट पर किसके यहाँ छात्र रहता है? तो 82 का हो जाएगा डी, गवर्नर के, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? मध्य प्रदेश के में कहाँ है? देवास में है। भारत में 20 रुपये एवं इसके उच्च मूल्य वर्ग के नोटों की छपाई किस प्रेस में होती है? तो 84 का हो जाएगा बी, करेंसी नोट देवास, बी हो जाएगा। 85 बोले सार्वजनिक क्षेत्र में वाणिज्य बैंकों की सर्वाधिक शाखा किस राज्य में है? ठीक है, वाणिज्य बैंक की सर्वाधिक शाखा किस राज्य में है? तो 85 का हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश में। 86,
भारतीय स्टेट बैंक की मुख्यालय कहाँ है? तो स्टेट बैंक का मुख्यालय बोला जाए तो ये कहाँ है दोस्तों? मुंबई में। इसके बाद भारतीय स्टेट बैंक देश में पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ खोला है? तो कोच्चि केरल। कोच्चि केरल 87 के ए। 88 के केंद्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके परिवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति किसने की थी? किसने की थी दोस्तों? 88 को हो जाएगा सी, खुसरो समिति ने। फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? तो फेडरल कहाँ के हैं? तो फेडरल है दोस्तों आपका यूएसआर, अमेरिका का। फेडरल कहाँ का है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। 90 का हो जाएगा डी दोस्तों। देखिए बोला कि में सुमिलित नहीं है। तो एफसीआई कॉमर्शियल संस्थानों को वित्तीय मदद ये नहीं करता है। आईडीबीआई जो है औद्योगिक वित्त है। आरबीआई जो बैंकों का बैंक है। एग्जिम जो है याद नहीं रहते हैं। ये सब सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है, ये आंसर हो जाएगा। 91 निजी क्षेत्र में के बैंकों में अधिकतम कितने प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति भारत सरकार ने प्रदान की है? कितना दोस्तों? तो 91 का हो जाएगा आपका सी। 91 का सी हो जाएगा 49%। आईबीए से तात्पर्य है तो 92 का डी हो जाएगा। देख लेते हैं। इंडियन बैंक एसोसिएशन, आईडीबीआई का मतलब होता है इंडियन बैंक एसोसिएशन। भारत में नए निजी बैंकों की स्थापना के लिए कितनी न्यूनतम चुकता पूंजी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो ये 93 का हो जाएगा आपका डी, 500 करोड़। इसके बाद 94 हैं सरकार अर्थोपाय ऋण लेती हैं। किससे लेती हैं? सरकार किससे लेते हैं? तो 94 के ए, आरबीआई से लेती हैं। निम्नलिखित में किसको वास्तविक मजदूरी का प्रमुख निर्धारक माना जाता है? तो 95 का डी हो जाएगा, मुद्रा की क्रय शक्ति। 96 हैं निम्नलिखित भारतीय बैंकों में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? तो 96 का हो जाएगा सी, 96 का हो जाएगा सी, फेडरल बैंक। इसके बाद 97 हैं निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 97 का हो जाएगा बी है। तो वारलेज बैंक यूके क्या है? वारलेज बैंक यूके का, यही सही है। अगला है 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होता है? तो वित्त मंत्रालय के सचिव के। तो 98 का हो जाएगा सी। इसके बाद मुद्रा प्रसार, इन्फ्लेशन के बारे में जो असत्य है उसे चिन्हित कीजिए। तो 99 का हो जाएगा डी, 99 का हो जाएगा डी। मुद्रा प्रसार की दर में नीचे जाने का तात्पर्य कीमतों का घटना नहीं, यही सही है। इसके बाद 100 नंबर क्वेश्चन है। 100 नंबर देखिए 100 नंबर इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक ना। रिजर्व बैंक में कौन माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय को स्वीकृति प्रदान करता है? रिजर्व बैंक। 1969 में किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था? तो 1969 में किसका नहीं हुआ था? तो स्टेट बैंक का। निम्नलिखित में से किसे बेतौर वाणिज्य बैंक वर्गीकृत नहीं किया है? तो 102 का हो जाएगा बी आपका, यानी सरकार शहरी सहकारी बैंक का। निम्नलिखित में से क्या बैंकों का मुख्य कार्य नहीं है? तो मुख्य कार्य कौन सा नहीं है दोस्तों? तो 103 का सी हो जाएगा, माल का आयात फैसिलिटेट करना। 104 है दोस्तों, देखिए 4, भारत में सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंकों में बचत खाते पर दी जाने वाले ब्याज दर किसके द्वारा निर्धारित होता है दोस्तों? तो 104 का हो जाएगा आपका डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। 105 देखिए 105 नंबर में भारत में वाणिज्यिक बैंकों के कार्य में शामिल हैं। कौन शामिल है दोस्तों? तो 105 का हो जाएगा सी 1 और 2, यानी ग्राहकों की ओर से शेयरों के प्रतिभूतियों को खरीदना और बिक्री करना, वसीयतों के लिए निष्पादन और न्यासी के रूप में कार्य करना, ये दोनों हो जाएगा। 106 भारत में बैंकिंग लोकपाल संस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? तो 106 का हो जाएगा सी दोस्तों, बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित आदेश अंतिम और संबंधित पक्षों के लिए बाध्यकारी होता है, यही सही नहीं है। फिर इसके बाद 107 नंबर क्वेश्चन है। 107 नंबर क्वेश्चन इसका बी हो जाएगा दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा? बी, केवल 2 सही है, ठीक है। देखिए
ये बचत खाते की तरह मांग निक्षेप स्वीकार नहीं कर सकता है। ठीक ना, यही सही है। 107 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी वाणिज्यिक शब्दावली उस क्रिया विधि को इंगित करती है जिसके माध्यम से वाणिज्यिक बैंक सरकार को उधार देता है। तो 108 का हो जाएगा डी, विविधिक तरलता अनुपात SLR। किसी वित्तीय वर्ष में PPF खातों में निवेश की अधिकतम अनुपात सीमा होती है, कितना होता है दोस्तों? 109 का हो जाएगा बी, 1.5 लाख। फिर इसके बाद 110 हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक विदेशी बैंक नहीं है? ING, वैश्य बैंक। इसके बाद 111, हमारे देश में बैंक घरेलू सावधि जमाओं के लिए खालिसन से प्राप्त सावधि जमाओं पर ब्याज की अधिकतम दर देता है। किस पर दोस्तों? तो 11 के वरिष्ठ नागरिक हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा दोस्तों 112 नंबर क्वेश्चन है कि टीचर ऋण क्या है? टीचर ऋण क्या है? तो 112 का हो जाएगा सी। आरंभ में ब्याज की दर कम रहती है और बाद में ऋण में यह अत्यधिक बढ़ जाता है, सी हो जाएगा। 113, बैंकों की एक शाखा को एक ग्राहक से 100 रुपये का एक जाली नोट प्राप्त होता है जो ग्राहक वापस चाहता है, बैंकों को निम्नलिखित में से क्या कार्रवाई करनी चाहिए? तो 113 का हो जाएगा बी, नोट परिबद्ध करना और वापस नहीं लौटाना। अयोध्या ऋण का अर्थ, अशोध्य ऋण का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो 114 का हो जाएगा बी, किसी कंपनी को देय राशि या जिसका भुगतान नहीं होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 115 नंबर क्वेश्चन है कि RTGS लेन देन के लिए निर्धारित न्यूनतम और अधिकतम रुपये में क्या है? तो 115 का हो जाएगा सी, निर्धारित न्यूनतम सीमा 2 लाख और अधिकतम सीमा कोई निश्चित नहीं है। संकट के समय के दौरान वाणिज्य बैंक की जो आरक्षित बतौर बफर चल निधि का काम करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे SLR कहते हैं, डी हो जाएगा। 116 के डी। 117, ओवरड्राफ्ट खाते में ग्राहक बैंक का होता है, क्या होता है? 117 के डी हो जाएगा, डी, देनदार। एक प्रकार का ऋण सब प्राइम उधार बैंकों द्वारा किस प्रकार के उपभोक्ताओं को दिया जाता है? 118 का हो जाएगा ए, ऐसे उधारकर्ता जिसकी ऋण पृष्ठभूमि अच्छी नहीं है। 19 है, निम्नलिखित में से किस कार्ड में बैंकों को उच्च ऋण जोखिम है? तो 119 का हो जाएगा बी, क्रेडिट कार्ड। फिर 120 निम्नलिखित में से कौन सी एक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग डिलीवरी चैनल नहीं है? तो 120 का हो जाएगा ए, मोबाइल बैंक। ऐसा कोई नहीं होता है। अगला है, निम्नलिखित में से क्या वाणिज्य बैंक के लिए निधियों का स्रोत नहीं है? तो 121 का हो जाएगा डी, RBI के पास नकदी आरक्षितियाँ। 122, सेंट्रल बैंक के वाणिज्य परिणामात्मक उधार नियंत्रक उपाय में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो 122 का हो जाएगा डी, नैतिक दबाव। 123 के भी डी हो जाएगा। तीनों सही है। चलिए, बड़ी संख्या में ATM होने के बावजूद अब भी लोग बैंकों की शाखाओं में जाते हैं, इसके मामले का कारण क्या है? तो यह जमा राशि नहीं स्वीकार करता है, यह जमा राशि ना स्वीकार करता है, इसकी नकद वितरण क्षमता सीमित है, मानवीय संपर्क का अभाव है। ठीक है, सभी हो जाएगा। 123 का डी हो जाएगा। 24, बैंकों की जो शाखाएं सीधे विदेश मुद्रा विनिमय कारोबार कर सकती हैं उन्हें विदेशी मुद्रा के खालिसन कहा जाता है। 124 का ए, अधिकृत डिलीवरी। 25, भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? तो 125 का हो जाएगा सी, ग्रामीण बैंकिंग से। 126, 2000 के भारतीय बैंक नोट पर छाप मंगलयान क्या दर्शाता है? तो ये क्या दर्शाता है 2000 के नोट पर? तो मंगलयान को ना
ये दर्शाता है दोस्तों ये हो जाएगा अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम। भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब किया था? तीनों नोटबंदी की घोषणा कब किया था? तो ये हो जाएगा आपका 8 नवंबर 2016 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि उधार आधारित लेन देन के लिए आंखों की पुतली का स्कैन प्रमाणित की सुविधा पेश करने वाला भारत का पहला बैंक कौन है? तो एक्सिस बैंक है। आरबीआई द्वारा जारी 50 रुपये के नोट पर पृष्ठभूमि भाग में निम्नलिखित में किसका रूपांकन किया गया है? तो हम्पी का पत्थर से बना रंत। निम्नलिखित में से भारत में विमुद्रीकरण का कौन सा औपचारिक उद्देश्य नहीं था? तो 130 का हो जाएगा दोस्तों डी नंबर। लेकिन यहाँ पर लिख देना जीडीपी, जीआरपी की जगह पर जीडीपी लिख देना। ठीक है, हो जाएगा। फिर 31 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि रुपये जारी करता है, रुपये कौन जारी करता है दोस्तों? तो 133 का सी हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड द्वारा जारी किया जाता है। इस प्रकार आज का खत्म हुआ दोस्तों। ठीक है।